तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा अच्छे से कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। सेल के अंदर क्या क्या होता है ना, जैसे कि उसके अंदर में केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस वगैरह होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके अंदर किस किस तरीके से करके वो फंक्शन करता है ना। चलिए तो आइए उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से करके एक सेल होता है, इट मीन्स हमारी एक कोशिका होती है। क्लियर है। और ये सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, इट मीन्स ये क्या होता है, ये केंद्रक होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक बोलते हैं ना। क्लियर है। और ये जो केंद्रक होता है ये कहाँ का पार्ट होता है, ये हमारा इस सेंटर पार्ट होता है। किसका, किसी भी सेल का, किसी भी सेल का सेंटर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा न्यूक्लियस कहलाता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में इसे हम नाभिक बोलते हैं और बायोलॉजी की भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं ना। केंद्रक याद रखिएगा, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है। ये क्या होता है, ये ब्रेन कहलाता है किसी भी सेल का। ब्रेन का मतलब क्या होता है कि पूरा जो कंट्रोलिंग होता है वो सारा का सारा काम कौन करता है, ये हमारा न्यूक्लियस करता है ना। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इसके अंदर में क्या क्या होता है। अच्छा हाँ, उससे पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सेल का सबसे पहले किसने इसके बारे में डिस्कवरी किया था और किसने इसके बारे में बताया था। तो हमें बहुत अच्छे से याद था कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। क्लियर। और केंद्रक की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं, तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था ना। मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि किसी भी फ्रूट का जो सीड होता है यानी कि बीज जो होता है वो क्या होता है, वो केंद्र में होता है। और वो ज़्यादातर फलों का बीज जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो आप याद रख सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसका बारे में डिस्कवरी किया था और इसके बारे में बताया था। चलिए, तो ये सब था हमारा। उसके बाद फिर इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर में सेंट्रोसोम पाया जाता है, गाल्जी बॉडी पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, सेंट्रोसोम का क्या काम था, तो हमारा जो सेंट्रोसोम था उसका काम था सेल को डिवाइड करना। क्लियर है। और जो गाल्जी बॉडी था उसका क्या काम था, तो गाल्जी बॉडी का जो काम था वो क्या था, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करना, इट मीन्स ऊर्जा का स्थानांतरण करना गाल्जी बॉडी के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, है ना, तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि शरीर के किसी और हिस्से से एनर्जी जो होता है वो हाथ में जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता रहता है। तो ये काम, इस काम में कौन हेल्प करता है, तो इस काम में जो होता है वो हमारा गाल्जी बॉडी हेल्प करता है ना। और सेंट्रोसोम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल डिवीजन करता है। सेंट्रोसोम जो होता है, मान लीजिए कि सेंट्रोसोम है, ये क्या करता है, ये सेल को डिवाइड करने का काम करता है। मतलब सेल डिवीजन का काम जो होता है वो सेंट्रोसोम का होता है। ठीक है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो सेंट्रोसोम का खोज किया था बोवेरी ने, है ना। बोवेरी ने सेंट्रोसोम के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है। एक खास बात याद रखिएगा कि सेल डिवीजन जो होता है ना वो एक प्रॉपर वे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल डिवीजन का मतलब हो जाता है कि ये हमारे पास एक सेल है, ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जनरली हम क्या बोलते हैं, टूट करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अगर ये एक लिमिट मात्रा में होता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाता है ना, अनकंडीशनली, है ना, अनकंट्रोल हो जाता है वो, इट मीन्स अनियंत्रित हो जाता है, अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, हमारा बॉडी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो वही कैंसर का कारण बनता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लीवर होता है ना, जो हमारा लीवर होता है, इट मीन्स हमारा जो यकृत होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। ठीक है ना। मतलब क्या होता है, इसके अंदर में सेल डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। यही कारण है कि अगर इस कोई ऑर्गन्स, मतलब ये लीवर का अगर कोई अगर एक पार्ट अगर डैमेज भी हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक रिकवर कर लेता है, बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर ये और ज़्यादा जल्दी अगर होने लग जाए, और ज़्यादा अगर फास्ट होने लग जाए, तो क्या होता है, यही कैंसर का कारण बनता है। ठीक है। और यही कैंसर का कारण बनता है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि लोगों को लीवर कैंसर जल्दी पकड़ता है। ठीक है। अब ये कहाँ नहीं होता है, सेंट्रोसोम कहाँ नहीं होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसका क्या मतलब होगा, तो फिर ब्रेन में होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे ब्रेन के अंदर में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर में दो पार्ट्स होते हैं, होता है न्यूरॉन,
ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, और न्यूरॉन जो होता है वो लगभग 90% के करीब में होता है। क्लियर है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं गैलियल सेल। ये कितना होता है, ये 10% होता है। तो याद रखिएगा न्यूरॉन जो होता है ना वो हमारे ब्रेन के अंदर में 90% होता है। ठीक है, और जो गैलियल सेल होता है इसके अंदर में सेल डिवीजन होता है। किसके अंदर में होता है, गैलियल सेल के अंदर में होता है सेल डिवीजन। अब समझिएगा ध्यान से, ये गैलियल सेल में सेल डिवीजन होने का अर्थ ये है कि गैलियल सेल जो होता है उसमें सेल डिवीजन होता है, इट मीन्स उसमें कोशिका विभाजन होता है। और कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि अगर ब्रेन कैंसर पकड़ता है, ब्रेन ट्यूमर पकड़ता है ना, शुरुआती दौर ट्यूमर से होती है, तो वो हमारे गैलियल सेल की वजह से होता है। राइट, वो किसकी वजह से होता है, गैलियल सेल की वजह से होता है। न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है ना। तो ब्रेन में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, बट लीवर में जो होता है वो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कैसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब समझिएगा, सेल डिवीजन जो हो रहा है तो ये क्या करता है, ये सेल को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में, और ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप में सारी चीज़ें इसके अंदर में भी कंप्लीट होता है और इसके अंदर में भी कंप्लीट होता है। इट मीन्स इसका एक अपना न्यूक्लियस होगा और इसका एक अपना न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं। और इसका पहले से ही अपना एक न्यूक्लियस था, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इस तरीके से करके होता चला गया, है ना। इट मीन्स क्या, जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता चला जाता है, सेल डिवाइड होने की वजह से बढ़ रहा है, और सेल डिवीजन होने की वजह से किसी भी बॉडी का साइज अगर बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू टाइम उसके अंदर में सेल का नंबर ऑफ सेल्स भी क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। चलिए, तो ये तो था सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, है ना। हाँ, याद रखिएगा सेंट्रोसोम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो बवेरी ने बताया था। इट मीन्स इसका डिस्कवरी का श्रेय जो होता है वो बवेरी को जाता है, इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जो हम लोगों ने गाल्जी बॉडी पढ़ा था, गाल्जी बॉडी का क्या काम था, तो गाल्जी बॉडी का काम था एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम जो था वो कौन कर रहा था, तो वो जो था हमारा गाल्जी बॉडी कर रहा था। ठीक है, गाल्जी बॉडी के पास में एक पाया जाता है रसधानी। क्या पाया जाता है गाल्जी बॉडी के पास में, रसधानी। ठीक है, ये रसधानी कहलाता है, वैक्यूल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। इट मीन्स क्या करता है, ये बाहर से पानी की मात्रा जो होती है वो जल्दी से लेकर के एब्जॉर्ब करता है, ये यानी कि अवशोषित कर लेता है और हमारे सेल के अंदर में उसकी कमी को पूरा करता है। याद रखिएगा, प्लांट्स जो होते हैं ना उनको हमारे से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्यों, तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसका बॉडी का साइज़ काफ़ी बड़ा है। दूसरा चीज़, एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उसमें एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स पेड़ पौधे के अंदर में वाष्पन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अब एक बात बताइए, हम सब ह्यूमन बॉडी हैं, तो हमारी बॉडी से कितना पानी एवोपरेट होता होगा पर डे, तो मान लेते हैं कि हमारी बॉडी से 2 से 2.5 लीटर या 1.5 लीटर पानी, जैसे सिचुएशन में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एवोपरेट होता है। इट मीन्स वाष्पीकरण होता है। लेकिन अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, ये 10 से 15 लीटर, है ना। अगर प्लांट का साइज छोटा है तो कम से कम 1 से 5 लीटर, इस तरीके से करके पानी जो होता है वो पर डे उसमें से एवोपरेट होता है। इट मीन्स जैसा प्लांट का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब एक मक्के का पौधा है तो थोड़ा सा पानी एवोपरेट करेगा, थोड़ा सा पानी का वाष्पीकरण करेगा। लेकिन अगर एक बरगद का पेड़ है तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का वाष्पीकरण करेगा, इसमें एवोपरेट करेगा। तो पेड़ पौधे में जो होता है वो रसधानी का साइज यानी कि वैक्यूल का साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं यानी ह्यूमन बॉडी या फिर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनके बॉडी में क्या होता है, ये साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। चलिए, तो ये रसधानी आपको समझ में आ गया, काम क्या है, नाम ही है इसका रसधानी। इट मीन्स क्या कर रहा है, रस को, इट मीन्स पानी को जो होता है वो एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है। चलिए ठीक, अब हम उसके बाद पढ़ते हैं सेंट्रोसोम, हमारा खत्म हो जाता है। सेंट्रोसोम आपको समझ में आ गया, इसको मैं यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, है ना। आपको याद रहेगा, सबका काम एक एक बार आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, इसको मैं पूरा ब्लैक ना करके इसको मैं न्यूक्लियस लिख देता हूँ, है ना, आपको ये भी याद रहेगा। फिर हमने गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। काम सबको आपको याद आ रहा है ना। इसका काम है सेल डिवीजन। इसका काम क्या है, इसका काम है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। कट नहीं ना रहा उधर, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ।
ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर में। अच्छा, सेल कितने टाइप का होता है? तो सेल याद रखिएगा 2 टाइप का होता है। ठीक है, सेल जो होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा होता है? यूकैरियोटिक होता है ना। यूकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में लिखते हैं यू। तो हमारे पास क्या होता है? सेल 2 टाइप का होता है ना। एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक। याद से समझिएगा ध्यान से कि यूकैरियोटिक सेल कौन सा कहलाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिसमें सेल का साइज कैसा होता है? साइज जो होता है वो कैसा होता है? काफ़ी बड़ा साइज होता है ना। और जो प्रोकैरियोटिक होता है ये कैसा होता है? ये काफ़ी ही छोटे साइज का होता है ना। ये जो होता है छोटे साइज का होता है और यूकैरियोटिक जो होता है वो बड़े साइज के जीवों में पाया जाता है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अमीबा हो गया। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है सूक्ष्म जीव होता है। मतलब क्या है कि हम उसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसको नहीं देख सकते हैं, है ना। हम ऐसे खुली आंखों से सोचेंगे क्या कि यहाँ पर अमीबा है या पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सबको हम देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका साइज पहले से ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल कहलाएगा, है ना। उसका जो सेल होगा वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होगा, यानी कि साइज उसका बहुत ज़्यादा छोटा है। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल्स हो गया, तो इन सब में क्या हो जाता है? इन सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। क्लियर है? अब समझिएगा एक बात और ध्यान से, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे कि अब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, या कई बार स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूकैरियोटिक किस में होता है और प्रोकैरियोटिक किस में होता है। तो चलिए आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक का सीधा सा अर्थ है, जैसे कि हम बोलते हैं किसी को बुलाते हैं यू कम हियर, हम बोलते हैं ना ये यू कम हियर, इट मीन्स यू। अब आपको याद रखना है यू हम किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? जिसका जो हमारी बराबरी का है। अब हम अमीबा पैरामीशियम को तो बुलाएंगे नहीं कि यू कम हियर, है कि नहीं। हम अपने किसी फ्रेंड को बुलाएंगे, है ना। कुछ हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उसको भी हम बोलते हैं यू वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर यू को बुलाते हैं, याद रखिएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यूकैरियोटिक जिसका साइज बड़ा हो, जिसको हम देख सकते हैं खुली आंखों से, है ना, वो सारे के सारे जीव जितने भी होते हैं उन सब में क्या हो जाता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। और वो जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम ना बुला सकते हैं, ना हम ठीक से पहचान सकते हैं, ना हम देख ही नहीं सकते तो पहचानेंगे कहाँ से, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास इस सेल को 2 टाइप का सेल होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि यूकैरियोटिक कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, बहुत सारा टफ डेफिनेशन दिया रहता है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद सेल के अंदर और क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है ना। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स का जो सेल होता है, इसमें ये चीज़ जो बाहरी लेयर्स जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो हमारी क्या कहलाती है बताइए? हमारी हिंदी में कहलाता है कोशिका झिल्ली, है ना। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ होता है? बताइए जल्दी से, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। लेकिन यही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल के सेल में जो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन अगर प्लांट के सेल की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है? एक लेयर होता है ऊपर से, और ये लेयर किस चीज़ का होता है? सेलुलोज का होता है ना, सेलुलोज का होता है। इट मीन्स याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगा, लेकिन वो अंदर की तरफ होगा और ऊपर से क्या होगा? सेलुलोज होगा। क्लियर है? याद रखिएगा यही कारण है। सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है, वो सब क्या कहलाता है? सेलुलोज से ही बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कागज़ की बात करते हो ना, पेपर जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके से प्लांट्स का सेलुलोज वाला हिस्सा ही होता है कि नहीं। और आपको पता है कि सेलुलोज जो होता है वो काफ़ी समय तक
बाहर खुली हवा में रह जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नोटबुक वगैरह जो हम खरीद करके लेके आते हैं, अभी तो जो मार्केट में नोटबुक आ रहा है या जो बुक आ रहा है वो सब क्या होता है, केमिकल ट्रीटेड होता है, इसलिए वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। नहीं तो पुराने आपने देखा होगा पेज वगैरह जो होता था वो पीला पड़ जाता था, तो उसके पीछे रीज़न यही था कि सेलुलोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता था, उसका येलो कलर कर देता था ना, उसका कलर येलोइश हो जाता था। चलिए, तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या हो जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई जैसे ड्रेस बनाते हैं हम, तो हमारे कॉटन वगैरह हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से ही मिलता है ना। तो उससे जो हम ड्रेस तैयार करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का सेलुलोज ही होता है। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया, प्रोटीन का बना हुआ, तो याद रखते चलिएगा, मैं आपको बीच बीच में सब रिवाइज कराता जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सेल के अंदर में होता है ER। सेल के अंदर में क्या होता है, ER होता है। ER क्या होता है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा ER का फुल फॉर्म होता है, यहाँ कट रहा है क्या, नहीं देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। ER का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक होता है स्मूथ, यानी कि इसको हम बोलते हैं चिकनी और स्मूथ ER, और एक होता है रफ ER, यानी कि है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रवयी जालिका। ठीक है। ये भी हमारे एक सेल का पार्ट होता है ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। याद रखिएगा 2 टाइप का होता है, स्मूथ और रफ होता है। कौन कौन सा होता है, स्मूथ और रफ होता है। दोनों का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा दोनों का अपना काम होता है। स्मूथ क्यों होता है, एक बात बताइए, कोई भी चीज़ स्मूथ क्यों होता है, तो उसका मेन रीजन है सिर्फ फैट। याद रखिएगा, इट मीन्स ये क्या करता है, फैट का, है ना, और ये क्या है, मतलब फैट को तैयार करता है ये, है ना, या बोल सकते हैं वसा का संश्लेषण करता है या फैट का संश्लेषण करता है ना, सिंथेसाइज करता है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ खुरदुरी का, खुरदुरी कौन सा हो गया, रफ, इट मीन्स, या फिर इसका एक और नाम है दानेदार। क्लियर है, कैसा होता है ये, एक और दूसरे टाइप का ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैसा होता है, दानेदार। और इस दानेदार वाले में ना क्या पाया जाता है पता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स को बनाने का काम करता है ना, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि निर्माण करता है। ठीक है, कौन, राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, रफ ER, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवयी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है। याद रखिएगा राइबोसोम का एक और नाम है प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री जो होता है इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है, या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो राइबोसोम में होता है या राइबोसोम के द्वारा होता है। और एक बात याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, ये हमारे सेल के अंदर में एक ER नाम से एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवयी जालिका। और ये जो होता है प्रोटीन जो होता है ये वहीं पर तैयार होता है। ठीक है, और ये 2 तरीके का होता है, एक जो होता है रफ स्मूथ होता है और एक जो होता है रफ होता है ना। तो चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका जो होती है वो क्या करती है, वो फैट का फॉर्मेशन करती है ना। और जो रफ ER होता है यानी उसके अंदर में राइबोसोम होता है, और राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या फिर उसी को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा हमारा बॉडी जो होता है वो टोटली प्रोटीन का बना होता है। हम मसल्स की बात करते हैं, हम स्किन की बात करते हैं, तो ये सब क्या होता है, सबका सब प्रोटीन का बना हुआ होता है ना। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम करता है। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट के लिए जरा इन सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए आप। हाँ, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कंपटीशन में आपसे थ्योरी नहीं पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है कि आप ये नोट्स शॉर्ट में बनाते चलें। नोट्स बोलते किसको हैं, नोट्स उसको बोलते हैं जो कि हाँ आपके एग्जाम के लिए, मान लीजिए कि अभी आधा घंटा बचा हुआ है और आप कहीं बाहर खड़े हो, और बाहर खड़े हो और आप
में हो उस दौरान आप क्या करोगे, फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज कर लोगे, है ना। तो वो हमारा कहलाता है नोट्स। बचा हुआ तो नोट्स की जगह पे बुक है, नोट किताबें हैं, बहुत सारी मार्केट में प्रिंटेड मटेरियल्स मिलते हैं, है ना। तो उतनी सारी चीज़ों को रखने का ज़रूरत नहीं है। नोट्स उसे कहा जाएगा जो कि लास्ट में हम शॉर्ट में सीधे फाइंड आउट करते चले कि चलिए ठीक है, सेलुलोज क्या होता है ना, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, कौन फैट को सिंथेसाइज करता है और कौन जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना। सेल डिवीजन का काम कौन करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, इस पर कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, ये सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में रिवाइज कर सके, इसे कहा जाएगा नोट्स, ठीक है। तो चलिए जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। हम लोगों ने पढ़ा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ और एक होता है रफ। याद रखिएगा, स्मूथ इट मीन्स चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और रफ यानी कि खुरदुरी या फिर दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो रफ एंडोप्लाज्मिक, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट का संश्लेषण करता है, इट मीन्स फैट का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा राइबोसोम होता है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर में राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है कि नहीं। अब याद रखिएगा, जो हमारा ये राइबोसोम होता है ये सबसे छोटी कोशिकांग कहा जाता है। छोटी कोशिकांग का मतलब हो जाता है कि सेल का जो होता है ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। याद रखिएगा, ये राइबोसोम, हालांकि इससे भी एक छोटा हिस्सा होता है लेकिन वो सारे सेल में नहीं पाया जाता है। इसलिए फाइनली जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सेल का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है ना, वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, हमने देख लिया ईआर के बारे में, हमने सेंट्रोसोम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आपने सुना होगा, क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या होता है इसके अंदर में ऐसा जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं उसको, 2 मिनट। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो प्रोटीन्स हमें चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है ना। मैक्सिमम पार्ट जो है इसका, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत किनको होती है, तो याद रखिएगा जो हमारे 12 साल से लेकर के और 22 साल तक के, जो 24 साल तक के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन, है ना। जनरली जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन, है ना। आपने पढ़ा होगा या आपको शायद पता भी है कि हमारे जो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन्स जो होता है वो क्या करता है, विटामिन्स जो हमें मिलता है ना, ग्रीन वेजिटेबल से या फ्रूट से, तो ये सब क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इट मीन्स प्रोटीन जो होता है वो मसल्स बनाने का काम करता है ना। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होता है वो सब क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है ना। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो मसल्स बनाने का काम करता है। और विटामिन्स जो होता है वो किसी भी तरीके का एनर्जी नहीं देता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना, जैसे जिनकी एज 35-40 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उनको एक एडवाइस दिया जाता है, क्या पता है, कि आप अपने डाइट को कम कीजिए। इट मीन्स आप जो है रोटी चावल जो भी खाते हो उसको कम कीजिए, और उसकी जगह पे आप क्या लीजिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, है ना। तो ये सब क्या करता है, ये सब जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा उस दौरान, उस एज में। क्योंकि ओल्ड एज हो जाने के बाद ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम में हमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें विटामिन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में बीमारियां ज़्यादा पकड़ती है और काम हम कम करते हैं। तो काम कम करते हैं तो हमारा प्रोटीन्स का यूज़ कम होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कम होता है। लेकिन बीमारी से बचने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है विटामिन्स, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो हमारा हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम वही है, लाइसोसोम, ठीक है। क्लियर है। ये करता क्या है, तो याद रखिएगा, ये लाइसोसोम जो होता है ना, ये क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है इसके अंदर में, ठीक है। और ये क्या करता है, पचाने का काम करता है। अब ये किस चीज़ को पचाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक सेल है ना, इसके अंदर में गाल्जी बॉडी है,
इसके अंदर में हमारा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम को मैंने किसी से दिखाया, सी से दिखाया, गाल्जी बॉडी को जी से दिखाया है ना। इसके अंदर में हमारा न्यूक्लियस है ना, यानी कि नाभिक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, नाभिक नहीं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस है। चलिए, तो ये सब जो होता है ना हमारा, तो इन सब में से कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा सेंट्रोसोम है ये ख़त्म हो जाता है, ये मर जाता है, या फिर हमारे बॉडी में गाल्जी बॉडी होता है इस सेल के अंदर में, वो समाप्त हो जाता है या वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसको समाप्त करने का काम, इसको पचा करके और इसको बॉडी से रिलीज करने का काम जो होता है, इस सेल से हटाने का काम जो होता है, वो कौन करता है, तो वो काम होता है हमारा लाइसोसोम का। ठीक है, लाइसोसोम में होता क्या चीज़ है, तो ध्यान से समझिएगा। लाइसोसोम के अंदर में पाया जाता है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कहा जाता है पाचन करने वाला, ठीक है, क्लियर है। और ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, किस किस, लाइसोसोम किस किस से मिलके बना होता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम किससे मिलके बना होता है, एक सेकंड में अलग कलर का मार्कर यूज कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गाल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों का दोनों क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ER क्या था, तो ER था हमारा एंडोप्लाज्मिक, दिख रहा है ना क्लियर, चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जीबी जो था हमारा वो क्या था, है ना। तो ये होता है हमारे बॉडी में गाल्जी बॉडी होता है, और हमारे इस सेल के अंदर में जो ये बना लाइसोसोम बना, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा ER से मिलके बना हुआ और जीबी से मिलके बना हुआ है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी जो होता है वही दोनों मिलकर के क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसमें से लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, याद रखिएगा, एसिडिक, इसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, अगर इसका कोई एक पार्ट्स अगर समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तो उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर देता है, उसके ऊपर क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है इसको क्या करता है, वो स्प्रे करता है और उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात और समझिएगा, इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी आपके हाथ पैर में कहीं कोई चोट लग गया बहुत जोर का, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ना तो आपका सिर्फ ये क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम मरा, ना सिर्फ गाल्जी बॉडी मरा, और ना ही सिर्फ न्यूक्लियस मरा, बल्कि पूरा का पूरा सेल ही मर गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा जब सेल मर जाता है, याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लाइसोसोम होगा इसके अंदर में, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। इसके अंदर में जो लाइसोसोम है वो भी कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब लाइसोसोम जब समाप्त हो गया तो फिर अब उस सेल का डाइजेशन कौन करेगा, उस सेल को कौन पचाएगा, तो उस सेल को पचाने के लिए फिर हमारे पास कोई भी नहीं बचता है। तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो वहाँ पर का स्किन होता है वो ब्लैक स्पॉट में चेंज होना शुरू हो जाता है ना, एक छोटा सा ब्लॉक बन जाता है, इसमें से काले रंग का दाग वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, और फिर जाकर के धीरे धीरे करके जो आस पड़ोस के और जो दूसरे सेल होंगे उसके अंदर में जो हमारा लाइसोसोम होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके उसका डाइजेशन करेगा, और तब जाकर के वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी से रिलीज होता है, और हमारी बॉडी से वो दाग जो होता है वो 8 दिन 10 दिन होने के बाद धीरे धीरे करके खुद ब खुद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि लाइसोसोम का काम क्या होता है। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये डाइजेस्ट करना, जो सेल मर गया, सेल का जो ऑर्गन, जो हिस्सा जो है, जो पार्ट्स है, वो अगर समाप्त हो गया है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ओल्ड या इन्फेक्टेड सेल होते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा सेल है जो कि धीरे धीरे पुराना होता चला जा रहा है, ठीक है ना, या कोई ऐसा सेल है जिसमें इन्फेक्शन आ गया है ना, आपको कहीं कोई जख्म हो गया, कोई घाव हो गया, तो बहुत सारे सेल इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या करेगा, वो इन्फेक्टेड सेल को हटाने का काम जो होता है वो भी क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके पूरी तरीके से समाप्त करने का काम जो होता है वो भी किसका होता है, लाइसोसोम का होता है ना। तो ये क्या क्या करता है, इन्फेक्टेड प्लस ओल्ड सेल को, है ना, डाइजेस्ट करता है एंड फिनिश करता है, मतलब समाप्त करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो हमारा लाइसोसोम का हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, बताइए इसे क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम हो जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल,
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इट मीन्स हिंदी में हम इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आत्महत्या की थैली। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सेल का न्यूक्लियस अगर समाप्त हो जाएगा, न्यूक्लियस अगर समाप्त हो जाता है तो लाइसोसोम को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अब सब मुझे ही फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान ये क्या करता है, ये बहुत सारा जो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देता है। तो ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस को भी समाप्त कर देता है, इस गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सबको समाप्त कर देता है। लेकिन सबको समाप्त करने के साथ साथ में ये लाइसोसोम को भी समाप्त कर देता है। उस सेल का जो लाइसोसोम होगा उसको भी समाप्त कर देगा। बात समझ में आई है नहीं? मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई एक आदमी है घर में, सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और उसको जब ये फील हुआ, हाँ, जो मर जाता है उसको वो हटाने का भी काम करता है। अगर उसको ये फील हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है, सबके सब मर गए, जो सेंट्रल जो था, जो केंद्रक था, जो सबको कंट्रोल कर रहा था, है कि नहीं, जो हमारा न्यूक्लियस था वो भी मर जाता है, तो उस दौरान इसको फील होता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो खुद भी समाप्त हो जाता है और पूरे सेल को भी समाप्त कर देता है। इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब हमने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस होता है, गाल्जी बॉडी होता है ना, फिर सेंट्रोसोम होता है, फिर लाइसोसोम होता है, फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर होता है ना। ईआर जो होता है उसके अंदर में क्या पाया जाता है, ईआर के अंदर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, याद रखिएगा, है ना। राइबोसोम जो होता है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना। और ये जो हमारा लाइसोसोम जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गाल्जी बॉडी जो होता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। अब याद रखिएगा, आपसे जरूरी नहीं कि हर बार पावर हाउस के नाम से ही पूछे, ये परमाणु घर के नाम से भी पूछ लेता है, या फिर परमाणु ऊर्जा, है ना, कि कोशिका का परमाणु ऊर्जा किसे कहा जाता है। ये बहुत तरीके के नाम से आता है। अब आपको क्वेश्चंस देख करके खुद अंदाजा लगाना होगा कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग करना, है ना। इट मीन्स ये क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। उसका फिर हमारा लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, वो सेल को, जो मरे हुए पार्ट्स होंगे इसके, उसको, या फिर जो डेड सेल है उसको, या फिर इन्फेक्टेड सेल है उसको डाइजेस्ट करके रिलीज करने का काम करता है ना। तो ये क्या कहलाता है, लाइसोसोम। ठीक है, और उसी तरीके से कर करके ये जो होता है हमारा पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनता है। चलिए, कुछ पार्ट्स इसमें अभी और हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ। हाँ, इन सारी चीज़ों को जरा एक बढ़िया से नोटबुक में नोट करके और पर डे याद करते चलिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट कब तक, जब तक वो आपके समझ में आ रहा है, जब तक वो सारी चीज़ें आपको याद है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।